हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग जो यूनिट 4 है आपकी, जिसके लास्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, दैट इज रिलेटेड टू पेपर 1। मैं कहूँगी कि यूनिट जो आपकी 4 है, ठीक है, वो बराबर है आपकी किससे? वो बराबर है आपके पेपर 1 से। पेपर 1 में जो आप पढ़ चुके हैं वही आपकी इस यूनिट 4 में है, तो बहुत इजी लगेगी आपको, इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। वही NEP 2020 है, वही 1986, 1968 RMS है, बस यही सब कुछ है ना। तो एक बार क्या करना है आपको, वही सिंपल सा फंडा, सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। होप सो कि आप ये कर ही रहे होंगे, है ना। और बहुत बहुत अच्छा लगा कि चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के साथ। तो ये जो सफ़र है हमारा, ये रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। आज आप हमसे यहाँ से कुछ सीख के शायद जा रहे हों, इस चैनल से कुछ भी सीखा आपने, जो भी आपको हम ज़रा सी भी आपके कोर्स में मदद करवा पाए हों, ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत खुशी होती है कि हम आपके काम आए। और आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा, है ना। और हमें नहीं लगता कि आप जैसा बैच मुझे मिलेगा, या जो भी चीज़ें जैसी जैसी आती जाएंगी उनको फेस करते जाना है जीवन में। खैर, चैप्टर नंबर 13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और उसके बाद में संशोधित हुई प्रोग्राम एक्शन जो आया आपका POA, उसके बाद में फिर आपकी 2020 वाली जो शिक्षा नीति है वो उससे रिलेटेड है आपका ये, ठीक। तो क्या इसको पढ़ाने की आवश्यकता है? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देने चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता महसूस कर रहे हैं आप, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको पढ़ा ही दूँ। आपको पता है, सीधी सी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 1968 में आई, ये आपकी कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की, इसके बाद 5 अप्रैल कब आई? देखो, इसके बाद ये आई आपकी 5 अप्रैल 1967 को, ठीक। कब? कौन सी वाली? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1988 वाली। कोठारी आयोग का सुझाव जो दिए थे उन पर विचार किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया गया था, प्राथमिकताओं के बेसिस पर इनकी रूपरेखा भी तैयार की गई थी। NEP को अंतिम रूप कब दिया गया? तो इसको अंतिम रूप दिया गया 24 जुलाई 1968 को। ये पहली NEP आपकी आई, ठीक। उसके बाद में इसमें राष्ट्रीय शिक्षा एक महत्व, इस पे जो है एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो क्या था? शिक्षा एक क्या राष्ट्रीय महत्व है। उसके बाद में शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो, ये नहीं कि केवल राज्य सरकार का हो या केवल केंद्र सरकार का। संविधान संशोधन जो आपका 42वां हुआ 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट 6% व्यय किया जाएगा, ऐसा कहा गया। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को बनवाया गया। 10+2+ शिक्षा संरचना प्रेषित की इन्होंने। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए कहा, और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा। ये आपके NEP जब 68 आई, उसके बाद में फिर आई आपकी दूसरी वाली NEP, कौन सी? 1986 वाली। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसके साथ में इनका अपना एक NCF भी आया, यानी कि इसको कैसे पूरा प्लान करना है। तो 5 जनवरी 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय संदेश में एक ऐसी नई शिक्षा नीति का वादा किया जो देश के वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से 21वीं शताब्दी तक पहुंच सके। 20 अगस्त 1985 को एक नीतिगत आयाम मिला, और यहाँ पर क्या हुआ? इसको पूरा रेडी करवाया गया। इसके अंतर्गत आपके नवोदय विद्यालय ग्रामीण में खोले जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हालांकि 1 अप्रैल 2002 को सर्व शिक्षा अभियान में मिला भी दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1988 में बना था। ECCE की बात की गई, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात, वही ECCE की। 11th एंड 12th में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। अगर समझो, आपकी 1986 में वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11 to 12 में कही गई, और जो आपके NEP 2020 है, इसको तो क्लास 6 में ही कह दिया गया, है ना। 10+2+3 ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा, ये बोला इन्होंने। और जो आपके मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इनकी संख्या और बढ़ाई जाए, ठीक। पहला मुक्त विश्वविद्यालय आपका 1982 में खुला आंध्र प्रदेश में। 1985 में आपके दिल्ली में IGNOU खुला, इसको सभी को पता है, ठीक। उसके बाद में हर एक जिले में डाइट खोली जाए, जिससे शिक्षण दिया जाए, त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा की कब से कब तक होती है? तो 15 से 35 साल तक होती है। कार्यक्रम शुरू किया जाए 1986 वाला, नेशनल लिटरेसी मिशन वाला। उसके बाद में फिर क्या हुआ? जब 1986 वाली हो गई, तो ये हुआ कि 5 साल में शिक्षा की क्या होगी? फिर से जांच की जाएगी। तो उसके बाद में फिर बनी आपकी राष्ट्रीय जो आपकी पुनर्विचार समिति, राममूर्ति पुनर्विचार समिति बोलते हैं, 1990 में। कब बनी? 1990 में बनी। इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? आचार्य राममूर्ति ही थे। प्रधानमंत्री उस समय श्री VV सिंह थे। उसके बाद में ये आपकी मई
1990 में गठित हुई। 26 दिसंबर 1990 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये संसद में कब पेश हुई? तो 9 जनवरी 1991 में संसद में पेश हुई। इसने किया क्या? इसका काम केवल था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली है, इस पर विचार किया। और इसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था वो क्या था, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसका शीर्षक था एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। नए एनवीएस की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कहा विद्यालय परिषद की बजाय शैक्षिक परिषद है। उसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बोर्ड जो आपका कैब को बोले तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति, जनार्दन रेड्डी समिति 1990 में आई। उसके अलावा एनईपी 1986 और आचार्य राममूर्ति जो पुनर्विचार समिति है, इन पर पूरा पुनर्विचार किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री श्री जनार्दन रेड्डी थे वो इसके अध्यक्ष थे। एंड उसके अलावा फिर जो आपकी यशपाल समिति बनी भाई, जिन्होंने कहा कि 1992-93 में ये बनी। इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन पे कहा, शिक्षा बिना बोझ के, है ना। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो जुलाई 1993 में दी थी। पाठ्यपुस्तकें विद्यालय की संपत्ति मानी चाहिए। होमवर्क का बदलाव कहा था, थोड़ा सा सृजनात्मक तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जाए। और इन सब विषयों पे इन्होंने विचार किया था। किसने? आपके जो आपके यशपाल जी थे उन्होंने। हालांकि देखो ऐसे तो शिक्षा नीति बहुत सारी हैं, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन एनईपी 2020 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो एक बार एनईपी 2020 की बातें सुन लीजिएगा। पहली बात तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब केंद्रीय मंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी, तो ये डेट याद रखिएगा। और पता है ये 3 दिन ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलने जा रहा है। आपको एग्जाम चल रहे हैं, आप देखिएगा टीवी पे। क्योंकि कब लागू हुई थी एनईपी 2020? तो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। तो 29, 30, 31 तारीख को प्रोग्राम चलेगा ऑनलाइन, है ना, क्योंकि 3 वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो याद रखिएगा, ये डेट तो अपने आप याद हो जाएगी। इस नीति द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुले गए। उसके अलावा ये नीति 34 साल पुरानी है, ठीक है। इस नीति ने भारत 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, इन्होंने ऐसा इसमें बोला है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पद्म विभूषण से विभूषित जो हैं आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। समिति के कस्तूरी रंगन की समिति थी। समिति का गठन जो हुआ था वो जून 2017 में किया गया था। मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में पेश भी किया गया था। जो मंजूरी मिली थी कैबिनेट से वो इनको जुलाई 2020 के केंद्रीय मंडल द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी। शिक्षा मंत्रालय जो था यहाँ पे मानव संसाधन शिक्षा विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था इसी के तहत। और जिसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक आकर्षित करना है, ठीक है। GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का कितना 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी, ECCE, स्कूल टीचर और प्रौढ़ शिक्षा जिससे जोड़ा जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस की भी तैयारी होगी, ठीक। अब देखो पहले क्या थी? 10+2+3 थी, अब क्या हो गई? 5+3+3+4 हो गई है। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ठीक। तो देखो क्लास नर्सरी, लोअर, अपर, फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड ये फाउंडेशन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 3, 4, 5 यानी क्लास 3rd, 4th, 5th ये प्रिपरेटरी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 6, 7, 8 आपका मिडिल के अंतर्गत आ जाएगा। 9, 10, 11, 12 आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाएगा। इनका मतलब था कि 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा इन्होंने। और इसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की जो आयु होगी वो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और भी कही गई कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में, कहाँ पे? उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात जो है GER जो है वो 26.3% से बढ़कर वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन बना हुआ है कि 26.3% से 50% तक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ऑप्शन में आपको 4 मिले थे, तो 2035 वाला सही था, है ना। इसके साथ ही देश के उच्च संस्थानों में 3.5 करोड़ की नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। इस तरीके से ये आपके नीति से रिलेटेड चीज़ें होगी, है ना।
और अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक बार इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी होंगे चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड, तो फटाफट से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी चीज़ें आपको, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 14 रहेगा, जो कि रिलेटेड होगा डेलर्स रिपोर्ट से। पहले इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मिलान ही करना है आपको। अच्छा, मिलान करना है। NEP 1900 ये आपके क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रधानमंत्रित्व काल कब कौन सा रहा था, इसकी बात की गई है। तो आपको सबसे अच्छी बात तो यही पता होनी चाहिए कि NEP 2020 के समय कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। NEP 1986 के कौन थे आपके, तो और 1968 के, 1986 के, और NEP जो संशोधित आई 1992, इसके अनुसार आपको करना है। तो 1968 के समय तो इंदिरा गांधी जी थी, और उसके बाद में NEP 1986 जो आई वो आपकी राजीव गांधी के कार्यकाल में आई, और जो संशोधित 1992 में वो PV नरसिम्हा राव के उसमें आई। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया, तो ये आपका 19 अगस्त 1985 में क्या किया गया, प्रेषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 भाग में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखो 12 भाग थे, लेकिन 12 भाग में इनमें से कौन सा नहीं था ये बताना। अब ये जब 12 के 12 पता होंगे तब पता चलेगा। सतत मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली ये नहीं था। NEP 1986 में समाहित तत्व कौन से थे आपके, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ECE दोनों ही थे। नवोदय विद्यालय की संकल्पना किस शिक्षा नीति की विशेषता है, नवोदय विद्यालय NVS आपके ये है NEP 1986 के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उच्च शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने के प्रयास थे, क्या थे, ग्रामीण विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। डाइट की स्थापना का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया, डाइट, तो ये आपका 1968 में किया गया। याद रखिएगा, डाइट का जो प्लान था वो 1968 में ही हो गया था। ठीक है। सामान्य शैक्षणिक ढांचा 10+2+3 की संस्तुति किसने की, संस्तुति NEP 1986 में हुई। उसके अलावा कंप्यूटर को ज्ञान की महत्ता को किस शिक्षा नीति में सर्वप्रथम स्वीकार किया गया, क्वेश्चन नंबर 9, तो NEP 1986 में। उपाधियों को रोजगार से अलग करने की संस्तुति किस शिक्षा नीति का विषय थी, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपकी 1986 वाली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई थी, पहले तो प्राथमिक पर ही बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया किस चीज़ का, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्वायत्त कॉलेज की स्थापना, ये सभी पर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। डैश अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आपके जैसे UGC, NCERT, न्यूपा, AICTE आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा। ठीक है, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी, क्वेश्चन नंबर 15, ये की गई थी आपकी 2000 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई, तो ये की गई थी 1990 तक। NEP 1986 का लक्ष्य व उद्देश्य क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 17, तो ये था आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। त्रिभाषा सूत्र दिया गया, त्रिभाषा सूत्र आपका NEP 1986 में ही दिया गया था। और उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम कितने प्रतिशत निवेश करने पर जोर दिया गया, ये आपका 6% निवेश करने पर जोर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20, तो शिक्षा एवं जनसंख्या ये बिंदु नहीं है, बाकी सारे हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर आपके अध्यक्ष थे श्री 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनको आपके के कस्तूरी रंगन के नाम से, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के ही नाम से जाना जाता है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 22, ये किया गया 1991 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में ना, जनार्दन समिति का गठन कब हुआ, तो 1991 में हुआ,
याद रखिएगा। समिति का गठन 1991 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो देखो, नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए, ये दिया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सुदृढ़ किया जाए, प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए, नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए, ये नहीं दिया था कस्तूरबा गांधी वाला। ठीक है। जनार्दन रेड्डी समिति में कितने कार्यकारी दल गठित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 24, तो 22। जनार्दन में कितने? 22। ठीक। जनार्दन रेड्डी समिति में शामिल कार्यदलों में नहीं है, कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 25, तो आपका पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण ये नहीं था, बाकी नारी समानता के लिए शिक्षा, मुक्त शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत कार्यक्रम सब कुछ था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन क्यों किया गया? तो ये किया गया, क्यों किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों का कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए, और शिक्षा और समानता के लिए, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एन जनार्दन रेड्डी समिति की कार्यकारी दल की अध्यक्ष थी कौन? क्वेश्चन नंबर 27, चित्रा नायक। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, कैब की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की कितनी स्थायी समितियां हैं? 4। गतिधारक स्कूलों की स्थापना की गई शिक्षा नीति 1986 के तहत। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 1976 में। जनार्दन रेड्डी समिति ने प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात क्या रखने की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 32, तो 2:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33, के कस्तूरी रंगन जी थे। किस वर्ष तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी? मतलब कम से कम जब आप इतना पढ़े होंगे तभी आप एक टीचर्स के लिए एलिजिबल हैं। ये 2030 तक हो जाएगा। एनईपी 2020 कितने वर्षों के बाद लागू हुई? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, 34 वर्षों के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रारूप समिति द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौतियों को स्वीकार किया गया? समानता व गुणवत्ता, पहुंच, वहनीयता व जवाबदेही, तो ये सभी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने भागों में विभाजित है आपकी? क्वेश्चन नंबर 37, ये विभाजित है 4 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 भागों को सम्मिलित में क्या सम्मिलित है आपके? देखो, ये 4 भागों में विभाजित है, और चारों भागों में क्या सम्मिलित है अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे, तो स्कूल शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, उच्च शिक्षा, ये सब कुछ है। ड्रॉप आउट का संबंध है किससे? तो विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों से। एनईपी 2020 के अनुसार, ये तो क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया था। परख क्या है? ये भी आपसे पेपर 1 में पूछा गया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 41। तो भैया, ये समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा का विश्लेषण करेगा। स्कूल बोर्डों को परामर्श देने वाली संस्था है ये। उसके बाद में SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे तथा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का संचालन करने वाली संस्था, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। मीरू, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में ना, ये क्या है? मेरू की भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, तो ये है आपका एक बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय, और एनईपी 2020 में समग्र व बहुविषयक शिक्षा की ओर कदम। ऑप्शन सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाहित तथ्य कौन से हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 43, तो ये तथ्य आपके हैं। शैक्षिक स्कूली ढांचा, 5+3+3+4, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र NEC की स्थापना, उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन, और उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुण हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 44, तो GDP का 6% शिक्षा पर व्यय करना, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NPE की स्थापना, डिग्री कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष में प्रमाण पत्र, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में शोध रहित उपाधि की व्यवस्था, तो ये सभी सही हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। तो लचीले बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम, बच्चों को केवल शारीरिक शास्त्रीय पाठ्यक्रम मानकीकरण, बच्चों के स्मरण, देखो ऑप्शन ए सही होगा ना। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन में किन किस्मों की विशिष्टता को शामिल किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 47, तो संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक को।
NEP 2020 के तहत एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए बच्चों की मातृभाषा का। NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो NEP 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? तो नई शिक्षा नीति आपकी 5 स्तंभों पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नई शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? नई शिक्षा नीति 2020 आपकी वैचारिक समझ पर बल देती है। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 53। तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है ना। इसमें इसका मतलब ये होता है कि केवल आप एक ही पहलू की जांच नहीं करेंगे, है ना। NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये प्रस्तावित करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन का महत्व। तो ये सभी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? क्वेश्चन नंबर 55। तो ये मिली थी आपकी 29 जुलाई 2020 को। NEP 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया। NEP 2020 की संस्तुति उपरांत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशन हमने अभी बताया था ना आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, कक्षा 6 से। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। तो ये बढ़ाया जाए कम से कम 50%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। फिर आपका चैप्टर नंबर कौन सा? 14, जो आपका किस पर डिपेंडेंट है? पूरा डेलर्स की रिपोर्ट पर डिपेंडेंट है। किस पे? तो डेलर्स की रिपोर्ट से रिलेटेड है आपका। अच्छा भाई, तो डेलर्स की रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो डेलर्स की रिपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है ना। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन भले बने इससे, तो लेकिन फिर भी आपका काम है सब कुछ पढ़ना और हमारा पढ़ाना, है ना। जो क्वेश्चन बनेगा तो हम एक बार आपको ज़रूर बता देना चाहेंगे। देखो NEP 2020 तो इम्पॉर्टेंट है, उससे तो 100% क्वेश्चन आएगा। डेलर्स की रिपोर्ट की बात में अगर बात करें, सन 1996 में डेलर्स आयोग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे डेलर्स रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्ट आपकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने फ्रांस के जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के अध्ययन के लिए यूनेस्को यानी पेरिस में पेश की थी। उसने 2 प्रमुख अवधारणा थी। एक तो जीवन भर शिक्षण एवं शिक्षा के 4 स्तंभों को जानने, करने, रहने व एक साथ रहने हेतु प्रस्तावित किया। इस आयोग के सदस्यों में फ्रांस, जापान, चीन, पोलैंड और अन्य देश के 14 सदस्य थे, जिसमें भारत के डॉक्टर कौन थे? करण सिंह भी थे। किसमें? डेलर्स की रिपोर्ट में। आयोग की रिपोर्ट 1996 ईस्वी में सीखने अंदर के खजाने के नाम से प्रकाशित हुई। क्या? सीखने अंदर के खजाने के नाम से प्रकाशित हुई। कब हुई? तो 1996 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा को समाज की धड़कन कहा गया, जबकि जानना, सीखना, एक साथ रहना सीखना और शिक्षा के 4 स्तंभों का गठन करना सीखना आपसी समझ, शांतिपूर्ण आदान प्रदान व सामंजस्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप में लिया जा सकता था। ठीक, उसके अलावा आयोग की कुछ सिफारिशें थी, कुछ रणनीतियाँ थी इनकी। उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने सुझाव भी प्रेषित किए थे, लेकिन इनके 4 जो वो थे क्या स्तंभ, क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। मेन 4 स्तंभ कौन कौन से थे? सबसे पहले तो लर्निंग टू नो। इन्होंने कहा पहला जो इनका था, एक पहला स्तंभ जो था वो क्या था? चीज़ों को जानने के लिए सीखना। क्या कहा इन्होंने? जानने के लिए सीखना। दूसरा स्तंभ था इनका कि करके सीखना। किसका? डेलर्स रिपोर्ट में दूसरा स्तंभ इन्होंने कहा करके सीखना। ठीक, तीसरा जो था इनका वो ये था होने के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग टू बी, एक साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए
शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे, जिनमें भारत के कौन थे भैया? डॉक्टर कर्ण सिंह थे। इस आयोग की रिपोर्ट में सीखना आंतरिक खजाना, इस नाम से ये 1996 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आपको इतनी तो बात समझ में आ गई। उसके अलावा इसमें डेलर्स ने अपने अध्यक्षीय लेख में सर्वप्रथम ये स्पष्ट किया कि मानव के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। इन्होंने जो 4 स्तंभ बताए वो कौन कौन से बताए? जानना सीखना, करके सीखना, ठीक है, जानने के लिए सीखना, करके सीखना, होने के लिए सीखना, एक साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 इनके स्तंभ थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 4 में इन्हें शिक्षा के 4 स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखो, जानने के लिए सीखने का मतलब था कि ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ दोनों को सीखने से है। यहाँ पर डेलर्स आयोग के अनुसार हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने पर्यावरण के विविध पहलुओं को उतना ही अधिक समझ सकेंगे। करके सीखने का मतलब था यहाँ पर कि व्यवहारिक कौशलों पर जोर देता है मेनली, और ये व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा व कार्य कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है आपका। और उसके बाद में क्या? लर्निंग टू डू, यानी होने के लिए सीखना। इसका मतलब ये था, यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में ये की गई थी इस प्रकार की संकल्पना। डेलर्स की रिपोर्ट में होने के लिए सीखने का अर्थ था मानव बनना सीखना, जिसे ज्ञान कौशल व मूल्यों का अर्जन द्वारा व्यक्तित्व का बौद्धिक नैतिक एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके। एक साथ रह करके सीखना, यानी कि लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसका मतलब सिर्फ ये था कि समस्त व्यक्तियों को एक साथ रहना है से है और एक दूसरे के सहयोग करने से, और शांति क्या होगी भैया? साथ में शांति के रहने से होगा, सब चीज़ें और अच्छे से मैनेज होंगी, और उसका बेनिफिट नो डाउट कि एक नेशनल लेवल पर देखने को मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रेषित करता है आपका ये चौथा स्तंभ, लर्निंग टू लिव टुगेदर की, है ना। वसुधैव कुटुंबकम पेपर 1 में शायद पूछा गया एक बार क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? ये आप ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे। क्यों भाई? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए किसे आवश्यक बताया है? बुनियादी शिक्षा के विस्तार के, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों को। डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछे आपसे, तो डेलर्स आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा पाने का अधिकार, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाने जाने चाहिए, बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में से चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उपरोक्त तो सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? पेरिस में है। 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा की योजना के प्रारूप को खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किस संस्था ने किया था? प्रश्न संख्या 4, तो ये किया था यूनेस्को ने। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार किस वर्ष प्रकाशित हुई? अंतर्निहित ज्ञान का भंडार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किस वर्ष प्रकाशित हुई क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हुई थी आपकी 1996 में। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शीर्षक की अगर बात की जाएगी तो आप क्या लगा करके आएंगे? अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार और सीखना आंतरिक खजाना, दोनों ही सही हैं आपके। किस प्रतिवेदन में शिक्षा को समाज की धड़कन कहा गया? समाज की धड़कन डेलर्स कमीशन रिपोर्ट को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेलर्स आयोग ने 4 स्तंभ में कौन सा सम्मिलित नहीं था? धारणा सीखना, एक साथ सीखना, जानना सीखना, बनना सीखना। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी इज राइट आंसर, धारणा सीखना। ये नहीं है डेलर्स आयोग की प्रस्तावित रणनीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कौन सी है? तो सार्वजनिक अधिकारियों व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग, सीखना व्यक्ति की पूरी जिंदगी में शामिल रहता है, शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। उपयुक्त सभी। प्रमुख डेलर्स आयोग का आधार स्तंभ करना सीखना, यानी लर्निंग टू डू का अर्थ क्या होता है? करना करके सीखना, है ना, लर्निंग टू डू वाला, कि समाज को सीखने वाले समाज में बदलना, व्यक्तियों के दूरदृष्टि व अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, औपचारिक शिक्षा के कार्य अनुभव को समाज सेवा से जोड़ना, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डेलर्स आयोग के प्रमुख 4 स्तंभ जो आपके बनाना सीखना था, लर्निंग टू बी जो आपका तीसरा स्तंभ था, होने के लिए सीखना, बनाने के लिए सीखना जिसे आप कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या था कि बालकों को सामाजिक कौशल का विकास हो, बालकों में सौंदर्य बोध का विकास हो, बालकों में नेतृत्व विकास, क्षमता का विकास हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी। भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम डेलर्स आयोग के किस आधार स्तंभ से समानता रखता है, यानी कि किससे मैच करता है? लास्ट वन वाला हमने आपको बताया था, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए, सीखने के लिए बताया था ना, तो 12th का
बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डेलर्स रिपोर्ट ने अगर फोरा की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहा गया कि अगर फोरा की रिपोर्ट 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए उपयोगी होती। डेलर्स रिपोर्ट किस अध्याय में शिक्षकों के बारे में वर्णन है? तो अध्याय 7 में। लर्निंग सोसाइटी का सिद्धांत किस आयोग ने दिया? लर्निंग सोसाइटी, ये भी दिया था आपके डेलर्स ने। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे, मिलान करना है आपको यहाँ पर। अच्छा, तो देखो, जानने सीखना यानी सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करना, ठीक। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है आपसे? करना सीखना है कार्य अनुभव का समाज सेवा के संबंध में, ठीक है। बनाना सीखना नेतृत्व क्षमता के साथ सामाजिक कौशल व संदर्भ कसिदा कुसुम कम। सीधे ऑप्शन 1 2 3 4 लाइन से ही सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षा एक परिभाषा, एक सामाजिक अनुभव जिसके माध्यम से बच्चे अपने बारे में सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं और बुनियादी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। ये किसने दिया था? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, ठीक। तो यहाँ से ये आपका किसने दिया था? सॉरी, ये आपके डेलर्स कमीशन ने दिया था, ठीक है। देखो, शिक्षा की परिभाषा एक सामाजिक अनुभव जिसके माध्यम से बच्चे अपने बारे में सीखते हैं, सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं, बुनियादी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। ये डेलर्स कमीशन ने कहा था, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट 1 चैप्टर रहने वाला है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, ये भी देखिए। ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपका क्या है? 2009। देखो 2009 में आया, लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछे कि आरटीई एक्ट लागू कब हुआ, तो आप हमेशा यही बताएंगे 1 अप्रैल 2010। ये बहुत बार क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सबको तो आरटीई 2009 याद है, 2009 याद है, तो बच्चा वही टिक करके आ जाता है ना, तो वो नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हुआ था। किसके तहत? आरटीई के तहत, ठीक है। अनुच्छेद जो 29 है उसमें कहा भी गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा इत्यादि के आधार पर प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा, ठीक। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर जो है वो इंडिया में ही रहते हैं। ये इस अभिशाप से देश को दूर करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को ही प्रस्तापित किया गया था, है ना। और उसके बाद में देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, ये तो सभी को पता है। और अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात 30% निर्धारित किया गया था। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता भी पड़ी थी। निजी स्कूल की 25% सीटें जो होंगी वो पिछड़े वर्ग के, लेकिन भरता ही कौन है? यानी आपको पता है जो प्राइवेट स्कूल की 25% सीट्स होती हैं वो आपके पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। लेकिन अब वही बात है, कौन कहेगा, क्या कहेगा ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे विद्यालय में देने हैं। हर एक वीक में कितने घंटे? 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? यदि ये पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे? 51A से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें 7 अध्याय थे, किसमें? आरटीई 2009 में। तो पहला अध्याय में प्रस्तावना कही गई थी, दूसरे अध्याय में दूसरा जो अध्याय था वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था, तीसरा जो अध्याय था वो आपका केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व से संबंधित था, चौथा अध्याय आपका विद्यालय और शिक्षक के दायित्व से संबंधित था, पांचवा आपका प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और इसको पूरा किए जाने से संबंधित था, छठा आपका बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित था, सातवां आपका अन्य प्रासंगिक बातों से, और इस तरीके से 7 तो आपके हो गए, है ना। इन सब से रिलेटेड था ये, ठीक। उसके बाद में जो आपका चैप्टर होगा वो RMSA से रिलेटेड होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से। तो ये भी समझ लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। ये स्पष्टता प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम होगा। मतलब प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, उसका तो यूनिवर्सलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन हो ही गया था। जो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे ना, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में भी ग्लोबलाइजेशन की जो बात की थी वो आपका RMSA के अंतर्गत ही की थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता के सुधार के लिए शुरू की गई थी, है ना। इस योजना का मुख्य कार्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हर प्रकार के सुधार से है, जिसमें स्कूल अध्ययन, कक्षा स्तर पर गुणवत्ता व क्षमता सुधार भी शामिल है।
माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु RMSA कार्यक्रम चलाया गया। RMSA के द्वारा 2017 तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ई पाठशाला की सुविधा सन 2015 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा। और देखो, इसमें चौथे वर्ष में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 50,000 सरकारी और स्थानीय निकाय माध्यमिक स्कूल में शामिल करता है ये। इसके अलावा 30,000 अतिरिक्त सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल भी RMSA का लाभ उठा पाते हैं। ठीक, ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके भी अपने माध्यमिक शिक्षा को लेकर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने पूरा कार्य किया था गुणवत्ता की सुधार के लिए। ठीक, अब जरा दोनों चैप्टर जो हैं आपके, ये हम लोग कर लेंगे, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 भी। तो एक बार चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार संबंधित उपबंध उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, अनुसूची में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया। तो RTE पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो आपके 26 अगस्त 2009 को हुए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब संपूर्ण देश में लागू हुआ था। अब देखो, लागू की यदि बात करेगा तो 1 अप्रैल 2010 होगा। और यदि अधिनियम विधेयक राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए इसकी बात होगी तो ये 26 अगस्त 2009 की बात होगी। ठीक, उसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्या विशेषता है, तो ये क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व, शिक्षक के कर्तव्य, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया 30 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, तो भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण उच्च जनसंख्या, गरीबी और निरक्षरता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता क्या है, तो रोकने व निष्कासन का निषेध, मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना, और ये सभी सही हो जाएगा। कथन की सत्यता को जांचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन ही सही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित तथ्य आपको बताना है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 से संविधान संशोधन 86वां या फिर उपर्युक्त सभी, तो सभी सही हो जाएगा। RTE एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। क्या सुमेलित है, तो प्रतिवर्ष कार्य दिवस की न्यूनतम 200 शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800, उपर्युक्त तो सभी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 12, इनका उद्देश्य था कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, RTE 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब है कि गलत कौन सा कथन है यहाँ पर। तो ये अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं हुआ था, एकदम सही बात है। ये अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, बिल्कुल सही बात है। ये अधिनियम छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षक और अभिभावकों व सरकार के दायित्व भी निर्धारित करता है, ये भी बात आपकी एकदम सही है। और फिर क्या गया, ये अधिनियम 6 से 18, तो ये गलत है, 6 से 18 वर्ष के लिए नहीं था ये, है ना। सुमेलित नहीं है इनमें, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ये 35A में नहीं है, आप कित में है ये आप बताएंगे। उसके बाद में क्या है, RTE एक्ट 2009 के में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान कौन सा नहीं है। कक्षा में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ये प्रावधान में नहीं है इनके, है ना। और RTE 2009 के तहत सत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16, कि कक्षा 8 तक किसी भी छात्र का अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, एकदम सही बात है। प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 to 5 बच्चों को घर से 1 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध होगी, ये भी सही बात है। 6 to 8 तो 3 किलोमीटर, तो सभी सही हैं। RTE एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों में कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17, तो आपदा राहत, जनगणना और चुनाव संबंधी, ये सही, ये भी तीनों ही सही हैं। RTE एक्ट में प्रावधान नहीं है किसका, घुमंतु बालकों की शिक्षा का, बच्चों को शारीरिक दंड देने का, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अप्रशिक्षित अध्यापकों का, या फिर D शिक्षा छात्र अनुपात का। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या नहीं है आपका, बच्चों को शारीरिक दंड का, ये नहीं है। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। शिक्षा एक फंडामेंटल राइट आपका कब बना। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये बना आपका 2002 में, ठीक है। उसके बाद में
निम्न में से कौन सा कथन एक्ट 2009 की कमी दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 20 ये दर्शाता है आपका एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं। फिर उसके बाद में पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, केवल चर्चा निजी विद्यालय पर लागू नहीं। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है? क्वेश्चन नंबर 21 तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य सरकार दोनों का है। आरटीई 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संशोधन आपका 2012 में किया गया था। आरटीई 2009 का प्रथम संशोधन संबंधित तथ्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 ये तथ्य है आपका अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं यथा मदरसा बौद्धिक पाठशाला को आरटीई के दायरे से बाहर रखना, सभी तरह के अशक्त बच्चे जो हैं इनको सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्कूल प्रबंध समिति के दायरे से बाहर रखना, तो ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मिलान करना है आपको इसमें। तो देखो भैया तो क्या हो जाएगा आपका? माता पिता संरक्षक के दायित्व हैं, ये आपका किस धारा या किस अनुसूची में? तो दूसरे में। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात 9 में की गई। शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण 29 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो 50% सदस्य महिला होंगी। समिति में कम से कम 3/4 75% सदस्य माता पिता संरक्षक होंगे। सी इज द राइट आंसर। आरटीई एक्ट का प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? क्वेश्चन नंबर 26 तो कहाँ लागू नहीं होंगे भैया? मदरसों में, बौद्धिक पाठशालाओं में और उसके बाद में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में। डी राइट हो जाएगा। आरटीई 2009 में द्वितीय संशोधन किस वर्ष किया गया? दूसरा संशोधन इनका कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। आरटीई 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है क्या? 1 से 8 तक निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 तो ये बताया गया धारा 18 में। आरटीई 2009 में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेत है तो प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय, राज्य सरकार संचालित विद्यालय, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय, ये सभी तो आपका ये सभी सही हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकार का आशय है? क्वेश्चन नंबर 32 तो ये है जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, इन सभी से कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक यानी 5+1 का मानक निर्धारित किया गया था? ये किया गया था 150 से अधिक पर। शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही कथन कौन सा है? तो भैया 60 बालक पर 2 अध्यापक, 61 से 90 बालक पर 3 अध्यापक, 200 से अधिक बालकों पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आरटीई 2009 का सही और पूरा नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया विधानसभा के द्वारा। आरटीई 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, याद रखिएगा। आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? अपना भारत। ये बना था 135वां देश। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 तक के कार्य दिवस होगा। शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? एक शैक्षणिक वर्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। आरटीई 2009 द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? तो 25% सीटें आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर अब 16 की तरफ चलेंगे हम लोग, जो आपका RMS है यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन इसका पूरा नाम ही पूछा गया तो ऑप्शन ई से सही हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और 5+3+3+4 में माध्यमिक शिक्षा का अंक कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 4। ठीक, फिर देखो माध्यमिक शिक्षा में सुधार संवर्धन का विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग का गठन 1952 में किया गया? तो मुदालियर का। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित अभियान कौन सा है आपका? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMS माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने वाला अभियान किस वर्ष लागू हुआ? लागू 2009 में हुआ, याद रखिएगा। RMS से संबंधित तथ्य कौन सा है आपका? तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालकों के घर से 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय, 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्राप्ति के लक्ष्य, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। RMS का लक्ष्य क्या है आपका? तो ये है माध्यमिक शिक्षा के
प्रत्येक बालक पर पहुंच, समता व समानता की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं? तो NCTE, न्यूपा, NCERT, NIOS, SCERT, SIOS ये सभी कर रही है और इन सभी का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में RMSA की वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 9th, 50:50। RMSA द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? ये आपका 1:30। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्य कौन से हैं आपके? तो ब्रिज कोर्स व वैकल्पिक शिक्षा, मुक्त विद्यालय जाल बनाना, परीक्षा प्रणाली की पुनर्रचना, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग कौन सा है आपका? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, 14 से 18 वर्ष। फिर है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने माध्यम स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, न्यूपा आदि के संयोग से अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से हैं कौन? तो स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी। ठीक, RMSA के अध्यक्ष होते हैं कौन? तो इनके अध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है? 75:25। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? MHRD 1985 में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान था। केंद्र प्रायोजित योजना ICT को RMSA में कब बदल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18, 2013 में। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू की गई? 2015 में। RMSA योजना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुई? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है? तो NCERT से। उसके अलावा क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, पढ़े चलो बढ़े चलो। शाला दर्पण क्या है आपका? तो यह MHRD द्वारा स्थापित पोर्टल 5 जून 2015 को स्थापित। ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक, तो यहाँ से आपने कितने चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं? आपने अपने 16 चैप्टर्स कवर अप किए हैं विद 4 यूनिट्स, विद क्या? कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, है ना। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी तरीके से अभी तक आपने पेपर 1 तो आपका बहुत अच्छा गया। हम आपको बहुत सारी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं आपके पेपर 2 के लिए। बहुत अच्छा आपका पेपर 2 भी जाए और पूरा मेरा तो एकदम है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आना चाहिए, है ना। तो बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। क्या करना है आपको? इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार रिवाइज़ करके जाना है। ठीक, उसके अलावा जो इसके पास पेड वाली PDFs है वो PDF पढ़ ले। जिसके पास नहीं है तो वो जितनी हमने MCQs क्लासेस कराई हैं पेपर 2 की वो देख ले। अब क्योंकि इतना समय नहीं है तो सारी MCQs की क्लासेस आप करके जाएंगे। और अगर खुद से रिवीजन करना है तो पवन का एक नोट्स और शायद फ्री नोट्स में आपका ईजी नोट भी पड़ा हुआ है, उसमें एप्लीकेशन पे PG पॉइंट पे आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपका PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी Instagram ID है, यहाँ पर जुड़ना नहीं भूलिएगा। अब बस बारी है आपके किसकी? पेपर 3 की। देखो पेपर 3 की तो नो डाउट की क्रिटिकल है ना। और लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि पेपर 3 को सॉल्व कैसे करना है। पेपर 3 टफ नहीं है। पेपर 3 को अगर सॉल्व करने का आपको तरीका पता होगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आपको हमने सिखाया था पेडागोजी में पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे पेपर 3 में भी हम आपको कुछ हिंट्स देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे। लेकिन इतना समय नहीं है ना। वो एक छोटा सा वीडियो सोच रहे हैं कि बना देंगे एक बार उसके रिगार्डिंग। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, पॉजिटिव आंसर्स ढूंढने हैं, है ना, जैसे आपने अपने CTET में किया था। खैर वो तो चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन वही है कि अगर एकदम नहीं पढ़ा होगा ना तो दिक्कतें आएंगी। ये चीज़ें ऐसी थी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा था कि जिसको हम कहानी के माध्यम से पूरा आपको समझा सकते थे तो हमने समझा दिया। लेकिन पेपर 3 में भी ऐसा कुछ नहीं है, पेपर 4 में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको कहानी के माध्यम से समझा पाएँ। तो वो एक टफ टास्क होगा, लेकिन उसको भी आसान बनाने का प्रयास हम करेंगे ज़रूर। और उसकी भी क्लासेस हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे हमने ये आपको क्लासेस प्रोवाइड की हैं।
अगर आपको ज़रा सा भी फील होता हो कि नहीं हमारी मैम मेहनत कर रही है या आप लोगों के लिए क्लासेस के लिए इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका बहुत मायने रखता है ना। अब पता है बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कि ये है वो है, तो उन पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अलॉट। डिमोटिवेशन का तो जीवन में काम ही ख़त्म हो गया है। खैर, तो है ना, आपके कमेंट्स की ही नीड रहती है और बाकी कुछ नहीं। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप, हमें पता ही है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, है ना। जो बीएड में हो ऐसा ना सोचना कि उनके नंबर हमसे ज़्यादा आ जाएंगे इसलिए नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।